हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम रवि क्राफ्ट के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, क्लियर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है, गेहूं उत्पादन व क्षेत्रफल में अग्रणी राज्य कौन सा है। अग्रणी राज्य, तो अग्रणी राज्य आपका है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश है। क्या है? यूपी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की उत्पादकता उत्पादकता किस राज्य की अधिक है। किस राज्य की अधिक है? तो ये है पंजाब। पंजाब राज्य की उत्पादकता अधिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है। चालीस ग्राम होता है। कितना होता है? 40 ग्राम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये हो गया गेहूं का टेस्ट वेट। टेस्ट वेट सभी जानते हैं, टेस्ट वेट जो है, टेस्ट वेट में 1000 बीजों का भार लिया जाता है। कितने बीजों का भार लिया जाता है? 1000 बीजों का भार लेते हैं। जो 1000 बीजों का भार होता है वो आपका टेस्ट वेट कहलाता है। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का बीज क्या कहलाता है। बीज क्या कहलाता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि गेहूं के फल का प्रकार क्या होता है। तो गेहूं के फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है। कैसा होता है? कैरियोप्सिस। कैसा होता है फल का प्रकार? कैरियोप्सिस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का पुष्पक्रम का प्रकार कैसा होता है। पुष्पक्रम का प्रकार कैसा होता है? स्पाइक होता है। कैसा होता है? स्पाइक होता है। कैसा होता है? स्पाइक होता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गेहूं की मुख्य प्रजातियां कौन सी हैं। प्रजातियां, तो गेहूं की मुख्य प्रजातियां कौन सी हैं? कौन सी हैं? तो इसकी मुख्य प्रजातियां 3 हैं तो कई सारी, लेकिन जो मुख्य रूप से कल्टीवेटेड की जाती हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है आपकी टिटिकम एस्टिवम, ठीक है। टिटिकम एस्टिवम जो कि आपकी हेक्सापोलाइड है। कैसी है? हेक्सापोलाइड है, ठीक है। खटगुणित है, जिसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 2n बराबर 42 होता है। कितना होता है? 2n बराबर 42। अगर इसे में पूछ लिया जाए कि गेहूं का जो है बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, ठीक है ना, तो जैसे ये 2n बराबर हेक्सापोलाइड है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2n बराबर 6x बराबर 42 लिखते हैं। तो बेसिक जो क्रोमोसोम नंबर होगा आपका, क्या बेसिक क्रोमोसोम नंबर x बराबर 7 आएगा। क्या आएगा? x बराबर 7 आएगा। क्लियर। एक तो ये हो गई आपकी प्रजाति टिटिकम एस्टिवम। दूसरी है आपकी जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, टिटिकम ड्यूरम। टिटिकम ड्यूरम, कौन सी? टिटिकम ड्यूरम है। टिटिकम ड्यूरम कैसी है? चतुर्गुणित है। चतुर्गुणित मतलब टेट्रापोलाइड है। टेट्रापोलाइड है। कैसे है? टेट्रापोलाइड, यानी 2n बराबर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 4x बराबर 28। क्लियर। फिर उसके बाद एक आपकी और है ड्यूरम मोनोकोकम। ड्यूरम मोनोकोकम। टिटिकम मोनोकोकम
कोकम, ये आपकी जो है द्विगुणित है, क्या है, डिप्लाइड है। कैसे डिप्लाइड है, 2n बराबर 14 होती है। अब देख लेते हैं इसमें थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। जो सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है आपका टिटकम एस्टिवम है, जो आपके हेक्सापोलाइड है। लगभग भारत में 87% जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं टिटकम ड्यूरम। अच्छा, ये जो आपके हेक्सापोलाइड है यही जो है चपाती व ब्रेड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं, चपाती व ब्रेड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो टिटकम ड्यूरम है आपका, कौन सी, टिटकम ड्यूरम है, ये आपकी सूजी और सेवइयां, तो इसको लिख लीजिए। ये जो आपकी ये है टिटकम एस्टिवम है, ये आपकी चपाती व ब्रेड के लिए है, चपाती एवं ब्रेड के लिए है। किसके लिए, चपाती एवं ब्रेड के लिए है। और आपकी जो ड्यूरम है, ड्यूरम जो स्पीसीज है, ये सूजी एवं सेवइयां बनाने के लिए है। किसके लिए, सेवइयां बनाने के लिए है। और ये जो आपकी मोनोकोकम है, कौन सी, मोनोकोकम है, ये आपकी मैक्रोन, इसे जहां तक मोनोकोकम, ये जो डिप्लाइड है, इसका कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है। एक इसके अलावा होती है कि टिटकम डाइकोकम, जिसे मैक्रोनी गेहूं भी कहा जाता है। क्लियर इतनी बात। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, गेहूं के बौनेपन का, गेहूं, क्वेश्चन लिखते हैं, गेहूं के बौनेपन का जीन कौन सा है, बौनेपन का जीन कौन सा है, बौनेपन के लिए या उत्तरदायी जीन कौन है, बौनेपन का जीन कौन सा है, कौन सा है, तो नॉरिन 10 है। कौन सा है, नॉरिन 10 है। कौन सा है, नॉरिन 10 है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नॉरिन 10 को व्यवसायिक स्तर पर विकसित करने वाले कौन थे, नॉरिन 10 जीन को व्यवसायिक स्तर पर विकसित करने वाले कौन है, विकसित करने वाले कौन है और कब किया। तो नॉरिन 10 को जो व्यवसायिक रूप में विकसित करने वाले डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग हैं। कौन है, बोरलाग है। कब किया था, नॉर्मन ई बोरलाग ने 1960 में। कब विकसित किया था, 1960 में। कहां पर किया था, मैक्सिको में किया था। कहां किया था, मैक्सिको में किया था। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का पौधा कैसा होता है, ठीक है ना। पूछा जाए गेहूं का पौधा प्रदीप कालिका के आधार पर किस के अंतर्गत आता है, तो गेहूं का पौधा जो है, गेहूं की फसल जो है, गेहूं की फसल C3 प्लांट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, C3 प्लांट के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, गेहूं जो है LDP प्लांट है। कैसा है, LDP के अंतर्गत आता है। C3 प्लांट के अंतर्गत, यानी जो गेहूं की फसल है, जो गेहूं है, ये C3 प्लांट के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, LDP यानी लॉन्ग डे प्लांट है। कैसा है, गेहूं एक लॉन्ग डे प्लांट है। क्लियर ये बात, ये दोनों फैक्ट क्लियर। जो गेहूं जो है लॉन्ग डे प्लांट है और गेहूं C3 प्लांट के अंतर्गत आता है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहली बौनी किस्म कौन थी, किसकी, गेहूं की पहली बौनी किस्म कौन थी, कौन सी थी, गेहूं की पहली बौनी किस्में कौन थी, किस्में कौन थी, तो सुनेरा 63, 64, सुनेरा 63, 64 और लर्मा रोजो थी। कौन थी, एक थी लर्मा रोजो। ठीक है, ये आपकी जो है फर्स्ट हाइब्रिड
ब्राइटिया थी, सुनहरा 63, 64 और लर्मा रोजो थे, जो गेहूं की पहली बौनी किस्में थी। गेहूं की अगर पूछा जाए क्वेश्चन इन तीनों चारों में आ जाता है, सुनहरा 63 या सुनहरा 64 या लर्मा रोजो, तो ये जो है पहली हाइब्रिड ब्राइटिया थी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीन से जो तैयार की गई थी, सिंगल जीन, डबल जीन और ट्रिपल जीन से भी तैयार की गई थी ब्राइटिया। तो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन कौन सी थी? ड्वार्फ वैरायटीज कौन कौन से थे? सिंगल जीन यानी कि सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटियां कौन कौन सी थी? तो आपकी सोनालिका थी, कौन सी थी? सोनालिका कौन हो गई? सोनालिका हो गई। दूसरी कौन थी? लर्मा रोजो हो गई, लर्मा रोजो थी, ये भी सिंगल जीन वैरायटी थी। अगली थी सुजात, कौन थी? सुजात। ठीक, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद पूछ लेते हैं डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन सी थी? ड्वार्फ वैरायटीज कौन कौन सी थी? तो डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी यानी द्विजीनी बौनी किस्में कौन कौन सी थी? तो आपकी कल्याण सोना और सुनहरा 64 थी। कौन सी थी? कल्याण सोना, ठीक है, कल्याण सोना और सुनहरा 64, सुनहरा 64 थी। क्लियर इतनी बात। फिर इसी जगह पर एक क्वेश्चन और, इसी जगह पर ट्रिपल अगर पूछ ले, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन सी थी? ड्वार्फ वैरायटीज कौन कौन सी थी? तो हीरा थी, कौन सी थी? हीरा थी, मोती थी, हीरा मोती बादशाह। ये जो है आपकी तीनों जो है ट्रिपल जीन वैरायटी हैं। एक बार ध्यान दीजिए कि ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन कौन सी थी? हीरा, मोती, बादशाह। फिर डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन थी? कल्याण सोना, सुनहरा 64। फिर सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी पूछ लिया जाए तो सोनालिका, लर्मा रोजा और सुजात। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि गेहूं की पहली बौनी किस्म कौन थी? तो सुनहरा 63 और 64 और लर्मा रोजो। ठीक, गेहूं अगर पूछा जाए प्रकाश अवधि के आधार पर गेहूं किस प्रकार का पौधा है? तो लांगडे प्लांट के अंतर्गत आता है। ये पूछा जाए कि गेहूं C3 या C4 है तो गेहूं C3 प्लांट के अंतर्गत आता है। नॉर्टन जीन जो था इसको विकसित करने वाले व्यवसायिक स्तर पर कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे। कब किए थे? 1960 में मैक्सिको में किए थे। फिर गेहूं की बौनेपन का जीन कौन सा है? तो नॉर्टन जीन है। क्लियर इतनी बात देख लीजिए एक बार। ठीक, फिर आगे बात करते हैं आगे देखते हैं अगली नेक्स्ट वैरायटी। गेहूं की सबसे पॉपुलर वैरायटी कौन सी है? गेहूं की सबसे लोकप्रिय किस्म कौन सी है? लोकप्रिय किस्म राज 3795। कौन सी है? 3795, ये लोकप्रिय किस्म है। फिर उसके बाद अगली किस्म यह है कि कौन सी गेहूं की कौन सी किस्म, गेहूं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की कौन सी किस्म असिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है? क्या है? उपयुक्त है। तो असिंचित क्षेत्र के लिए कौन से गेहूं की किस्म उपयुक्त है? तो D100 कौन सी है? D134 है। कौन सी है? D134 है। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेहूं का जो करनाल बंड रोग है, अगला क्वेश्चन है गेहूं की कौन सी किस्म, क्वेश्चन ये है गेहूं की कौन सी किस्म करनाल बंट रोग से प्रतिरोधी है? करनाल बंट रोग से प्रतिरोधी है। प्रतिरोधी मतलब रेजिस्टेंट है।
कौन सी किस्म है जो करनाल बंट रोग से प्रतिरोधी है? तो PBW502 है। कौन सी है इससे प्रतिरोधी? PBW502 है। कौन सी है? PBW502 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गेहूं के अंकुरण के लिए आदर्श तापमान क्या होगा? आदर्श तापमान क्या होगा? ठीक है, तो ये होगा, क्या होगा आदर्श तापमान? तो 20 से 25 अंश सेल्सियस होगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ लेता है गेहूं के वनस्पतिक वृद्धि के लिए आदर्श तापमान क्या होगा? आदर्श तापमान क्या होगा? तो वो होगा 15 से 20 अंश सेल्सियस। ठीक है, जर्मिनेशन के लिए 20 से 25 अंश सेल्सियस। लगभग सभी फसलों में जो है जर्मिनेशन के लिए 20 से 25 अंश सेल्सियस सी टेम्परेचर इज बेटर माना जाता है। ठीक है, बात कर ले गेहूं की, तो गेहूं में भी 20 से 25 अंश सेल्सियस। लेकिन अगर वनस्पतिक वृद्धि की बात की जाए उसके लिए आदर्श तापमान क्या होगा? तो 15 से 20 या 16 से 20 अंश सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इतना अच्छा होता है, आदर्श आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेहूं की WH147, गेहूं की WH147, गेहूं की WH147 किस लिए उपयुक्त है? किसके लिए उपयुक्त है या क्या बनाने के लिए उपयुक्त है? ठीक है ना, उपयुक्त है तो चपाती बनाने के लिए उपयुक्त है। क्या बनाने के लिए? चपाती बनाने के लिए उपयुक्त है। क्या बनाने के लिए? चपाती बनाने के लिए WH147 जो किस्म है गेहूं की सबसे बेहतर मानी जाती है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद बात कर लेते हैं गेहूं की बीज दर क्या होती है? बीज दर क्या होती है? दर क्या होती है? गेहूं की बीज दर क्या होती है? तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगर यहीं पर अगर कंडीशन पूछ ली जाए, क्या पूछ लिया जाए? कंडीशन की डिबिलर विधि द्वारा बुआई करनी है, बुआई करनी हो, ठीक है ना, तो बीज दर क्या होगी? सीड रेट क्या होगा? अगर डिबलर के द्वारा करते तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। क्या होगा? 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। यहीं पर अगर क्वेश्चन ये कहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग के मेथड से बोना है, ब्रॉडकास्टिंग के मेथड से, ब्रॉडकास्टिंग मेथड द्वारा, यानी ब्रॉडकास्टिंग मेथड का मतलब क्या होता है? छिड़काव बीज से। तो छिड़काव बीज से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। और ठीक है, ये जो है उपयोग समय पर सामान्य समय में जैसे जो नॉर्मल सीड रेट क्या होती है 125 किलोग्राम होती है, और ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़काव बीज से अगर बुआई करेंगे तो कितना होना चाहिए? 125 किलोग्राम होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? देखते हैं अगला क्वेश्चन। गेहूं का नकलची खरपतवार कौन सा है? नकलची खरपतवार कौन सा है? कौन सा है? तो वो है गेहूं का मामा। गेहूं का मामा ये है। ठीक है, यहीं पर यह भी पूछा जाता है कि गेहूं के मामा का साइंटिफिक नेम क्या है? गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम क्या होगा? वानस्पतिक नाम तो फेलेरिस माइनर क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम फेलेरिस माइनर होता है। ठीक है ना, इसे जो है आप फेलेरिस जो माइनर होता है गेहूं का मामा, इसे मिमिक्री खरपतवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिमिक्री खरपतवार भी कहा जाता है। खरपतवार उसी नकलची, ठीक है ना, खरपतवार
कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मिमिक्री खरपतवार भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, जैसे खरपतवार है तो जैसे गेहूं का मामा है, ये सकरी पत्ती का है, एक बीजपत्री है। क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि गेहूं का मामा खरपतवार जो होता है, गेहूं का मामा एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, तो गेहूं का मामा जो है एक बीजपत्री है। कैसा है, एक बीजपत्री है। कैसा है, एक बीजपत्री है, यानी कि मोनोकाट है। कैसा है, मोनोकाट है। अगर इसको अगर नियंत्रण करने के लिए क्या करेंगे, इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटान और या सल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जो आपका आइसोप्रोटान है, ये आइसोप्रोटान जो है आपका गेहूं के मामा पे रेजिस्टेंट हो गया तो ये कार्य नहीं करता, इसकी जगह पर अब सल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का आपत्तिजनक कौन सा, आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा, आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है। तो यह है हिरनखुरी। कौन सा है, हिरनखुरी है। और हिरनखुरी जो है चौड़ी पत्ती का खरपतवार है। कौन सी पत्ती, चौड़ी पत्ती खरपतवार है। और गेहूं को मामा सकरी पत्ती खरपतवार है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं, गेहूं की बुआई की कौन कौन सी विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की बुआई की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो एक है फर्ब मेथड, FIRB फर्ब मेथड है। कौन सा है, फर्ब मेथड है। दूसरा कौन सा है, केरा मेथड है, केरा मेथड है। और एक आपका पोरा मेथड है। क्या है, पोरा मेथड है। ये 3 मेथड होते हैं गेहूं की बुआई के, लेकिन सबसे पॉपुलर जो है फर्ब मेथड है। जानकारी के लिए याद रखिए, पूछा जा सकता है कि केरा मेथड निम्न से किसकी विधि है, किसकी बुआई की विधि है, या पोरा मेथड किसकी बुआई की विधि है, या फर्ब विधि किसके बुआई की मेथड है। क्लियर। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गेहूं में कितने सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में कितने सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, कितने सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो गेहूं में जो है कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो 6 सिंचाई की पड़ती है। ठीक है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब वो 6 सिंचाई नहीं बताएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे। ठीक है, गेहूं की पहली सिंचाई को कौन, यानी गेहूं की पहली, अगला क्वेश्चन ये है, गेहूं की पहली सिंचाई कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितने दिन में करते हैं, तो 21 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 21 दिन में करते हैं। ठीक है, कितने दिन में करते हैं पहली सिंचाई, आप 21 दिन में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी सिंचाई की जानी चाहिए, 6 सिंचाई की जानी चाहिए। और पहली सिंचाई कितने दिन में करते हैं, 21 दिन में करते हैं। फिर आगे देखते हैं, हमने बताया कि कितने दिन में करते हैं, 21 दिन में करते हैं। तो जो गेहूं की सिंचाई जो 21 दिन में करते हैं, जो 21 दिन में जो सिंचाई की जाती है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, CRI स्टेज बोलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि गेहूं की जो पहली सिंचाई, वो जैसे गेहूं की पहली सिंचाई को, यानी पहली सिंचाई किस स्टेज में की जाती है, तो वो किस स्टेज में की जाती है, CRI स्टेज में की जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि CRI स्टेज में पानी कितने दिनों में दिया जाता है, तो CRI स्टेज में पानी 21 दिनों में दिया जाता है। कितने दिनों में दिया जाता है, 21 दिनों में दिया जाता है। क्लियर इतनी बात।
तो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि गेहूं में सकरी पत्ती के खरपतवार, किस पत्ती के? सकरी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? किस रसायन का प्रयोग करते हैं? क्लियर। तो जो आपका सकरी पत्ती का खरपतवार होगा, सकरी पत्ती के खरपतवार के लिए 2 रसायन प्रयोग किए जाएंगे। एक तो होगा आपका आइसोप्रोटान उरान, ठीक है, आइसोप्रोटोउरान, ठीक है, जिसकी मात्रा होगी 700 से 750 ग्राम प्रति हेक्टर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर। और दूसरा क्या होगा? सल्फ्यूरान, ये कितना प्रयोग किया जाता है? तो ये लगभग 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है? 20 ग्राम। बात क्लियर। अच्छा, आपका जो आइसोप्रोटान है, ये जो है सकरी पत्ती के प्रति, जैसे गेहूं का मामा होता है, सकरी पत्ती का खरपतवार है, तो होता क्या है, ये इसके प्रति रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये काम नहीं करता, इससे खरपतवार मरता नहीं सकरी पत्ती का, तो उसकी जगह पर सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। क्या मात्रा होती है? 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। क्लियर इतनी बात। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि चौड़ी पत्ती का खरपतवार, अगर चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, जैसे बथुआ हो गया, हिरनखुरी हो गए, ठीक है, सैंजी हो गए, ये चौड़ी पत्ती वाले यानी डाइकॉट हैं, डाइकॉट बीट्स होते हैं, यानी कि द्विबीजपत्री खरपतवार। तो चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए, चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? किस रसायन का प्रयोग करते हैं? क्लियर। तो इसके लिए हम 2,4-D, ठीक है ना, 2,4-D का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा करते हैं? 0.5 kg प्रति हेक्टेयर। या तो फिर मेटा सल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है, मेटा सल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? मेटा सल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। लगभग कितना? 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। क्लियर इतनी बात। सकरी पत्ती के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करेंगे और चौड़ी पत्ती के लिए? सकरी पत्ती के लिए आइसोप्रोटान और सल्फोसल्फ्यूरान, चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D और आपका मेटा सल्फ्यूरान प्रयोग किया जाता है। क्लियर इतनी बात। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की बुआई का उचित समय क्या है? बुआई का उचित समय, तो गेहूं की बुआई का जो उचित समय होता है नवंबर के प्रथम सप्ताह से, नवंबर के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक जो है बुआई की जानी चाहिए। क्लियर, नोट करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गेहूं में जो खपरा बीटल कीट होता है कब लगता है? गेहूं में खपरा बीटल कीट कब लगता है? खपरा बीटल कीट कब लगता है? तो ये भंडारण के समय लगता है। कब लगता है? भंडारण के समय। फिर इसी में क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि खपरा बीटल कीट लगने का कारण क्या है? गेहूं में, दूसरा क्वेश्चन इसी में बन सकता है क्या? गेहूं में
खपरा बीटल कीट लगने का कारण क्या होता है? तो खपरा बीटल जो कीट लगता है उसके लगने के कारण क्या होता है? हाई टेम्परेचर, क्या? हाई टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर। क्लियर बात? कहने का लगने का कारण क्या है? टेम्परेचर यानी तापमान अधिक हो और नमी जो है जब कम होती है, जब ये कीट लगता है। कौन सा? खपरा बीटल कीट लगता है। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम मानव निर्मित गेहूं कौन सा है? प्रथम मानव निर्मित गेहूं कौन सा है? प्रथम मानव निर्मित गेहूं कौन सा है? तो है आपका टिटकल। टिटकल कौन सा है? टिटकल। फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, टिटकल का संकरण किसके किसके मध्य हुआ है? टिटकल का संकरण किसके मध्य हुआ है? किसके मध्य हुआ है? तो ये किसके मध्य हुआ है? लगभग सबको पता होगा, गेहूं और राई के क्रॉस से बना है। किसके क्रॉस से बना है? गेहूं व राई के क्रॉस से बना है। किसके? गेहूं और राई के क्रॉस से बना है। फिर आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में जो रस्ट डिजीज होता है, गेहूं में कौन सा रोग? गेहूं में रस्ट डिजीज। रस्ट डिजीज किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? तो ये किसके द्वारा? ये फंगस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? फंगस यानी कवक के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? फंगस के द्वारा फैलता है। फिर अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं का जो अनावृत कंड रोग है, अगला क्वेश्चन ये है, गेहूं का अनावृत कंड रोग किस प्रकार का रोग है? किस प्रकार का रोग है? तो ये जो है बीजाणु जनित रोग है। कैसा है? बीजाणु जनित रोग है। बीजाणु जनित रोग है। कैसा है? बीजाणु जनित रोग है। अच्छा, बीजाणु जनित रोग है तो उसको बीज सीड को ट्रीटमेंट करेंगे। तो सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए किससे उपचारित करेंगे? तो सीड को उपचार, अगर कीट लग रहा है तो उसको उपचारित करने के लिए क्लोरीपाइरीफास का प्रयोग करते हैं। अगर फंगस से जनित है, फफूंद जनित है, तो उसको उपचारित करने के लिए बीटा वैक्स या बाविस्टिन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये है कि गेहूं का जो करनाल बंट रोग है, कौन सा रोग? गेहूं का करनाल बंट रोग कैसे फैलता है? कैसे फैलता है? तो फफूंद के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? फफूंद यानी कि कवक के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? फफूंद के द्वारा फैलता है। फिर पूछा जाए कि अगला क्वेश्चन, गेहूं की गुणसूत्र संख्या क्या होती है? गेहूं के गुणसूत्र संख्या तो 2n बराबर 42। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि गेहूं के बेसिक यानी आधार गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? आधार गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो वो होगी आपकी x बराबर 7। कितनी होगी? x बराबर 7 होगी। क्लियर? आइए आगे देखते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन और जो बचे हैं लगभग। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गेहूं किस कुल का पौधा है? किस कुल का पौधा है? गेहूं किस कुल का पौधा है? तो ये घास कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? घास कुल का है, जिसे क्या बोलते हैं आप? ग्रैमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैमनी। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गेहूं का मूल स्थान क्या है? मूल स्थान क्या है? तो गेहूं का मूल स्थान है साउथ
वेस्टर्न एशिया, यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए तुर्की, क्या तुर्की, क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं गेहूं का जो मामा होता है, जो इसका नकलची खरपतवार होता है, गेहूं के नकलची खरपतवार का, गेहूं के नकलची खरपतवार का टेस्ट वेट कितना होता है? टेस्ट वेट, VIGHT, वेट कितना होता है? तो 2 ग्राम होता है। कितना होता है? 2 ग्राम होता है। टेस्ट वेट 1000 बीजों का भार लिया जाता है। कितने? 1000 बीजों का भार जो लिया जाता है वही क्या कहलाता है? आपका टेस्ट वेट कहलाता है। क्लियर। लगभग हमारे प्रयास से गेहूं फसल में जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन हो पाए वो करा दिए हमने। ठीक है, प्रयास है अगर पेपर ठीक ठाक बना तो मेजर क्रॉप है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन अच्छे से क्वेश्चनों में लगभग हमने उन अच्छे क्वेश्चनों को हमने करवा दिया है। ठीक, अगर जो कुछ छूटा भी होगा नेक्स्ट वीडियो में हम वो बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।